उन्होंने मजबूरन उस मुल्क का रुख किया क्योंकि वहाँ पर ऑन अराइवल और एक्सेस जो है वो इजी है, इसलिए वो नैरोबी गए, कीनिया गए। और आपको पता है कि कीनिया में पूरी दुनिया का इस वक्त माफिया मौजूद है। जितना क्राइम रेट कीनिया में है उससे ज्यादा दुनिया में कहीं भी क्राइम रेट नहीं है। इनको डिसीट किया है, उस सीट पे इनको कहा है कि जी आपका इलेक्शन वो खत्म किया उन्होंने, और बाकी वो जो उसके बाद 6 सीट पे जीते हैं, ये मेरा पहले दिन से पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके अलावा अगर किसी आने वाले इलेक्शंस में वो इलेक्शन लड़ना चाहें तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं, ना अहली उनकी किसी किस्म की फ्यूचर के लिए नहीं है। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने और प्लेयर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो नो बॉल की कॉल सोशल मीडिया के ऊपर फैंस की तरफ से चलाई जा रही है, ये कॉल बिल्कुल गलत है। ये जेन्युइन जो है वेस्ट से हाई नो बॉल था। सही। जो क्रिकेट फैंस की तरफ से साबिक क्रिकेटर्स दावा कर रहे हैं कि वो क्रीज से आगे खड़े हुए थे और क्रीज छोड़ के खेल रहे थे, इसलिए लो हाइट फुल टॉस है, वो नो बॉल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी टीम इंतजामिया, टीम प्लेयर्स की तरफ से, स्पेशली कप्तान बाबर आजम की तरफ से ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये नो बॉल जेन्युइन था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज दिल इंतहाई गिरफ्ता है कि पाकिस्तान के एक सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम और बोल फैमिली का हिस्सा जो बहुत जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल बोल पर ऑनर होने वाले थे, अरशद शरीफ साहब, वो आज हम में मौजूद नहीं। रात गए उनकी खबर जो है वो सामने आई कि नैरोबी में उन्हें कत्ल कर दिया गया। फिर रफ्ता रफ्ता खबरें सामने आती गईं कि क्या मामला हुआ है। कीनिया में वो मौजूद थे क्योंकि दुबई से सीधा वो कीनिया शिफ्ट हुए। बहुत सी वजूहात हैं आज बात होने वाली कि क्या हो सकता है, लेकिन आज की सबसे जो बड़ी खबर है उस बड़ी खबर पर सबसे पहले बात होगी। और वो बड़ी खबर अरशद शरीफ साहब का मर्डर है। ये ज़िम्मेदार जो है वो आप हैं, वो मैं हूँ, वो रियासत है, वो मुल्क है, वो हुकूमत है, वो कौन है? ये सवाल आज हम उठाएंगे। आज सवाल ये नहीं है कि अरशद शरीफ साहब कीनिया में क्यों गए। सवाल यहाँ पर यह है कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से यहाँ जाने पर मजबूर क्यों हुए। उन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और उन सूबों के मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात को लेन देन के नहीं थे, मुकदमात रियासत के ख़िलाफ़ बयानिए के थे। वो अरशद शरीफ जिनके भाई ख़ुद पाकिस्तान फ़ौज में सर्व करते रहे, शहीद हुए, और अरशद शरीफ उनको अपने हाथों से लहद में उतारा। और उसी दिन बड़ा अफसोसनाक उनके वालिद साहब का हार्ट अटैक से भी डेथ हुई। ये बहुत एक अलमनाक उनकी ज़िंदगी का ये मामला था। उनकी वालिदा के वो अकेले सहारे, अपने बच्चों के वो बाप, अपनी अहलिया के वो शौहर, वो आज सब लोग सवाल उनके एक ही है कि अरशद शरीफ का कसूर क्या था कि वो उनके पास थे लेकिन वो मजबूर कर दिए गए कि वो पाकिस्तान से चले गए। उन्होंने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा एक मजबूत स्टैंस, मजबूत बयानिया रखा। और वो पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से कहाँ कहाँ हमारे जवान, सियाचिन हो या फिर वो समंदर, चाहे वो कारगिल की चोटियाँ हों या वज़ीरिस्तान के मामलात, वॉर एंड टेरर के हवाले से अरशद शरीफ इस तरह से बेहतरीन सहाफ़त करते रहे कि हम खुद प्रोग्राम देखकर सीख रहे होते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से इस इशू को कैसे लेकर चलना है। और फिर उसके बाद अरशद शरीफ पाकिस्तान में उन चंद एक सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में वो काम किया जो शायद बहुत कम, बहुत से लोग, बहुत से एडिटर, बहुत से लोग जो हैं वो प्रेशर में आए। लेकिन जब भी वो जिस चैनल में भी, चाहे वो डीएन के तौर पर, ब्यूरो चीफ के तौर पर, एज ए रिपोर्टर वो काम करते रहे, अखबार में, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में रहे, वो अपनी खबर पर कायम रहे और अपने रिपोर्टर्स के साथ खड़े रहे। ये उनका एक खासा रहा। और करप्शन के मामलात के हवाले से जैसे हमने तो बताया कि बड़ी बड़ी जो करप्शन की स्टोरीज़ हैं, चाहे वो सियासतदानों से मुताल्लिक हों, चाहे वो अफसरान से मुताल्लिक हों, ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक हों, वो उन्होंने ब्रेक की। उन्होंने बताया कि ये पूरे ताने बाने कहाँ से मिले, कहाँ से जुड़े। पहले उनकी स्टोरीज़ पढ़ने डर लगता था सियासतदानों को, फिर उनके प्रोग्राम जब शुरू हुए तो उससे उनको खौफ आता था कि यार पता नहीं आज किसकी जो करप्शन की दास्तानें हैं वो अरशद शरीफ बता देंगे। लेकिन आज बहरहाल उनको जब हम याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं,
लेकिन वहाँ जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, सवाल बड़ा ये है, और सवाल ये है कि अरशद शरीफ साहब की ये जो मौत है ये उन तक पहुँचाई गई है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप अपने मुल्क में होते हैं और महफूज होते हैं अपने घर में, लेकिन आप दयारे गैर में थे। एक मुल्क गए, वहाँ से मजबूरन आपको वहाँ से कूच करना पड़ा, दूसरे मुल्क गए और वहाँ आप ऐसे ही पुलिस की अंधी गोली का निशाना बन गए। ये भी तहकीकात होनी कि अंधी गोली है या इसके पीछे भी कुछ है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत को, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को, नैरोबी की हुकूमत, उनकी पुलिस के साथ जो है वो मिलकर ये तहकीकात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ताज़ा तरीन उनके घर के बाहर, जहाँ पर मुतादिद उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो आ रहे हैं, उन सूरत हाल भी जानेंगे और जो उनके साथ बड़े क्लोज़ रहे हैं जर्नलिज़म में भी, उनके दोस्तों, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त मलिक सईद अवान हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं अरशद शरीफ के घर के बाहर इस्लामाबाद में, उनसे वहाँ सूरत हाल जानते हैं। मलिक सईद आप रिपोर्ट कर रहे हैं सुबह से, आपके भी दोस्तों में, हमारे भी दोस्तों में अरशद शरीफ साहब, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। हमें क्या सूरत हाल अब तक है, यहाँ कौन कौन आ रहा है और क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जैसे ही अरशद शरीफ के हवाले से वाक़े की जो है वो इतला मिली तो अरशद शरीफ के घर लोगों का आना शुरू हो गया और सियासी समाजी शख्सियात जो हैं वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई। आज सुबह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरशद उमर, जबकि साथ ही शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जुल्फ़ी बुखारी, इसी तरह शेख रशीद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ख़ुद यहाँ पर पहुँचे और उनकी वालदा से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने ताज़ियत की। और उसके बाद जो है फवाद चौधरी ने मीडिया से टॉक भी की। उन्होंने कहा कि जब तक जो है सहाफ़ी ख़ुद आज़ाद नहीं होना चाहेंगे और इत्तेहाद नहीं बरकरार रखेंगे तो उनको आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी तरह अरशद कैसर जो है वो एक वफ़द के हमरा, PTI के अरकान असम्बली के हमरा जो है यहाँ पे आए थे और उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है वो उन्होंने इस वाक़े को काबिल मुसम्मत करार दिया। अली मोहम्मद ख़ान ने उनकी वालदा का जो मैसेज है वो ये दिया कि उनकी वालदा ने कहा है कि मेरे बेटे की मैयत जल्द अज जल्द यहाँ पे लाई जाए और उनकी जनाजे में जो है पाकिस्तान की आवाम शिरकत करे, और जिस पे उन्होंने अपील भी की कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो भरपूर तादाद में पूरे मुल्क से यहाँ पे उनके एक शहीद के जनाजे में शिरकत करे। उसके बाद जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस के एक वफद भी आए जिसमें उनके तर्जमान भी शामिल थे। उनके तर्जमान की जानिब से जो है वो अरशद शरीफ की फैमिली को यकीन दिलाया गया कि हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्द मुमकिन हो सकेगा उनकी मैयत को जो है वो वापस लाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस टाइम हमारी सफ़ीर जो है सईदा सकलैन वो वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने डेड बॉडी की शनाख्त कर ली है और वहाँ पे ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद वज़ीर इत्तलात जो है सारा दिन हुकूमती अरकान में से कोई नहीं आया, लेकिन ये अब से कुछ थोड़ी देर कबल जो है वो वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब आई और उन्होंने अरशद शरीफ की वालदा और अहल खाना से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने यही कहा कि हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द जो है वो उनकी मैयत वापस लाई जा सके और ज़ाब्ते की जो कार्रवाई है मुकम्मल की जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने वज़ारत दाखिला को हदायत जारी की है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और फ़ॉरेन ऑफिस मामलत के लिए कहा है ताकि जो तमाम हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सके। मलिक सईद, आप अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ जो सूरत हाल हुई है उनके घर पर, लेकिन जो मैंने इब्तिदा में बात की है हम चाहेंगे उस पर अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदे साथ हैं। अब्बास, सवाल ये है कि अरशद शरीफ मुल्क क्यों छोड़ने पर मजबूर हुए? वो बहुत ट्रू पाकिस्तानी थे, यहाँ इस मुल्क में रहना चाहते, बहुत ज़्यादा जब इस मुल्क के हवाले से बात होती रही वो तब भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, लेकिन वो मजबूर हुए अब्बास कि वो अरशद शरीफ बाहर गए, बाहर जाना, फिर एक मुल्क, फिर वहाँ से मजबूरन दूसरे मुल्क तक। सवाल यहाँ ये ना बनता है कि इस हुकूमत के होते हुए आज वो कह रहे हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए। मरियम औरंगज़ेब साहब यकीनन हमारे दोस्त, हम तो बिल्कुल सियासत नहीं करेंगे, लेकिन हम सवाल तो करेंगे कि ये हुकूमत बताए कि एक सहाफ़ी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल और मजबूर कर दी गई कि मजबूरन उसको अपने बच्चे, अपनी बेगम, अपनी बूढ़ी वालिदा को छोड़कर अकेले इस मुल्क से जाना पड़ा। देखिए, वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन फैमिली के अंदर शेयर हो रही थी उसमें ये बताया जा रहा था कि वो दुबई में मौजूद थे और दुबई में उन पर प्रेशर डाला गया कि वो दुबई से किसी और मुल्क में जाएं।
और उसी तरह हुआ कि उन्होंने, चूंकि उनके पास और किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था और अगर उनको वीज़ा लेना था तो वो पाकिस्तान से मिल सकता था और वो पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहे थे, बल्कि कुछ हल्के तो ये कह रहे थे कि जल्द पाकिस्तान भी आ रहे हैं, उनको बोल के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम अपना शुरू करना था, इस हवाले से भी बात की जा रही थी। लेकिन उन्होंने मजबूरन उस मुल्क का रुख किया क्योंकि वहाँ पर ऑन अराइवल और वीज़ा एक्सेस जो है वो इजी है, इसलिए वो नैरोबी गए, कीनिया गए। और आपको पता है कि कीनिया में पूरी दुनिया का इस वक्त माफिया मौजूद है। जितना क्राइम रेट कीनिया में है उससे ज्यादा दुनिया में कहीं भी क्राइम रेट नहीं है। अल्लाह आलम आगे क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन वो पाकिस्तान से गए, दुबई गए और दुबई से फिर आगे गए और उनका सफर चल ही रहा था क्योंकि वो बार बार अपने दोस्तों से कहते थे कि उनकी जान को खतरा है। तो बड़ी इज्जत की जिंदगी उन्होंने गुजारी है और इज्जत की मौत उन्होंने मरी है। आज उनके घर के बाहर मैंने देखा मनाजिर, सुबह इन द मॉर्निंग से ही मैं वहाँ पे मौजूद था। जो शख्स वहाँ पर आ रहा था वो रो रहा था और एक सख्ती की कैफियत में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अरशद शरीफ अब दुनिया में है या नहीं है। सब यही कहते थे कि ये यकीन नहीं आ रहा हमें बात। और जो दोस्त हैं हमारे जो उनके साथ एफिलिएटेड थे, उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अरशद शरीफ जैसा नफीस इंसान, शफकत करने वाला, प्रोफेशनल, और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जैसा उसके पाए का जर्नलिस्ट नहीं था। बाकी और भी जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं, लेकिन अरशद शरीफ की जो रिसर्च थी और उनकी जो एजुकेशन थी और उनका जो प्रोफाइल था वो आप देखें कि एक बहुत हैवी प्रोफाइल था। रिपोर्टर से उनकी जिंदगी का आगाज हुआ और वो एक पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के टॉप एंकर्स में उनका शुमार हुआ। तो ये चीजें थी कि अरशद शरीफ ने पूरा एक अपना पूरी जिंदगी इस कैरियर के अंदर लगाई है और बहुत सारे शागिर्द हैं उनके, बड़े रहमदिल थे, बड़ी जॉब्स भी उन्होंने दी हैं। आज टीवी में मैं था तो मेरा उनसे पहली बार इंटरेक्शन हुआ था। फिर इमरान खान के दौरा रूस में मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, मैंने 5 दिन गुजारे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा लॉस है और ये ब्लैक डे के तौर पर तस्वीर किया जाएगा कि पाकिस्तान में अब एक बड़ा सहाफ़ी, एक जिद्दत का सहाफ़ी वो मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ा लॉस मैं इसको समझता हूँ। साथ साथ शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत की वापसी के लिए खारजा और दाखिला की वजारतों को फौरी इक़दाम की हिदायत भी की है। हुकूमती सतह पर भी ये काम अब जारी है। मरियम औरंगजेब वहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी वहाँ पर उनकी फैमिली से मुलाकात की। इससे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी गए थे और बड़ी उनकी वालदा बड़े हौसले में है और जो भी वहाँ पर जाता है उनसे बड़े हौसले के अंदर बात करती है। और इमरान खान को उन्होंने उस कमरे में लगे मेडल से बताया कि ये देखें कि अरशद शरीफ सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं बल्कि और भी हर सतह के ऊपर उनका एक नाम था। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा लॉस है और इसका मदावा नहीं हो सकता। ये गैप कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं रशिया टूर में उनके साथ था तो बड़े जौली तबीयत के थे और बड़े शफकत करते थे और बड़ी रहनुमाई हमेशा से उस बंदे ने की है और बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर दाद दिया करते थे अच्छी स्टोरी। अब्बास से बिल्कुल, ये आपका तो उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। फिर दौरा रशिया में वो ख़ुद वहाँ जो चीज़ें कर रहे थे, रिपोर्ट आप भी वहाँ मौजूद रहे। लेकिन एक चीज़ जो देखें पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हवाले से, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ पर, फिर उसके बाद जमील फ़ारूकी पर, मुख्तलिफ लोगों पर मुकदमात की एक ये बड़ी भरमार जो है वो रही। फिर अरशद शरीफ को मजबूरन इस मुल्क में, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ा दुबई से फिर वो मजबूर हुए। ये जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह के हुकूमती हथकंडे और ये मामलात हैं, आप समझते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी और इतनी बड़ी मौत के बाद कुछ अकल आ जाएगी कि ये ना किया जाए? ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, पूरी कौम अफसरदा है। आप यकीन करें कि रात को जब ये इंसिडेंट हुआ तो 2:45 बजे मुझे यूएसए से, यूरोप से कॉलें आना शुरू हो गई और मैं इस बात को यकीन नहीं कर रहा था। फिर मैंने समी इब्राहिम साहब को फ़ोन किया कंफर्म करने के लिए। मुझे फिर तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे 3 बजे इस चीज़ को कंफर्म किया। तो अब तक आप यकीन करें कि बिल्कुल सख्ते की कैफियत है। अभी भी यकीन नहीं आ रहा और अभी भी आपस के अंदर दोस्त ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या पता ऐसा हो कि शनाख्त ना हो, कोई और हो। अब इस किस्म की गुफ्तगू भी इस वक्त हो रही है। यानी इतने गमजदा हैं कि अभी तक इस शहादत का, मैं इसको शहादत इसलिए कहता हूँ कि अरशद शरीफ एक प्रोफेशनल आदमी थे और अपने प्रोफेशन की वजह से वो पाकिस्तान से गए थे। जी।
और अपने प्रोफेशन के साथ डेली बेसिस के ऊपर वो कोई ना कोई स्टोरी, कुछ ना कुछ एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर वो इजहार किया करते थे और दोस्तों को गाए बगाए ये बात करते थे कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। मैं क्या बताऊं अपना मुदस्सर भाई, एक बड़ा नफीस इंसान था। मेरी तो बहुत यादें उनके साथ। मैंने तो देखें, आप जिसके साथ रात गुजारते हैं, आप जिसके साथ ट्रैवल करते हैं, कुछ लम्हात गुजारते हैं, उस शख्सियत का आपको अंदाजा होता है कि वो शख्सियत क्या है। सही। तो मैंने बड़ा क्लोजली उनको बहुत सी यादें जो हैं वो जो आप बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा आदमी बिल्कुल ये इन्हीं यादों के साथ ही हम इंशाल्लाह रुखसत करेंगे, लेकिन उनकी यादें बहरहाल जो है वो कायम दायम रहेंगी। अब्बास, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद थे। और एक और मामला है कि किस तरह से उनकी मैयत को लाया जा रहा है, क्या इंतज़ामात, और अंदर की खबर जो इस वक्त है वो क्या है, अंदर की खबर पर बात करते हैं। और अंदर की खबर ये है, इस वक्त अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे फ़ॉरेन ऑफिस की बीट करते हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या तवक्को और तरीक़ाकार प्रोटोकॉल जो हैं वो क्या होते हैं कि कब तक जो है मैयत वो पाकिस्तान लाई जा सकेगी? जी मुदस्सर, बेसिकली ये जो वाक़या इसका सेम प्रोसीजर ऐसी है जैसे कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह की अगर डेथ होती है तो उसका जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान की सफ़ीर हैं नैरोबी में, सईदा सकलैन, वो मॉर्चरी में गई, उन्होंने डेड बॉडी को विजिट किया, उन्होंने वहाँ पे शिनाख्त की कि ये अरशद शरीफ की डेड बॉडी है। उस हवाले से फिर फॉरेन ऑफिस की जो हुकाम है उन्होंने वहाँ के दफ्तर ख्वाजा से रब्ता किया, वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे रब्ता किया गया, इस हवाले से इमदाद तलब की गई, डेड बॉडी के लाने के हवाले से भी मामला जो है ज़ेर गौर आए। और इस वक्त जो इंतजार किया जा रहा है वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। क्या वो नहीं चला कि एक मर्डर हुआ है वहाँ पे, नाइजीरियन पुलिस की फायरिंग से वो जहाँ बहक हुए, तो अब उनकी पुलिस रिपोर्ट वहाँ पे तैयार की जाएगी, जिसके बाद मॉर्चरी में जो उनकी डेड बॉडी है, इस वक्त चेरोमो फ्यूनरल हाउस है नैरोबी में, कीनिया में, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी जो है या जस्ते खाकी उसको रखा गया है, वहाँ से उसको रिलीज करवाया जाएगा एम्बेसी में। एम्बेसी उसके बाद इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि जो अर्ली फ्लाइट है पाकिस्तान की उसको इंश्योर करेगी कि वो डेड बॉडी उसमें आ सके। नहीं चला कि उन्हें ये भी देखना होगा कि जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, देन उसका भी एक अपना प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके फिर जो है पाकिस्तानी सफारत खाना उसको रवाना कर सकते हैं। और देन जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो शायद अवेलेबल नहीं है कीनिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो वाया दुबई, वाया कतर, वाया दोहा, इस तरह का एक रूट उन्हें लेना पड़ेगा। उसमें भी नहीं चला कि वो जब फ्लाइट दोहा या कतर या दुबई पहुंचेगी तो वहाँ पे भी 3 से 6 घंटे का स्टे हो सकता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि डेड बॉडी को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये हम उमूमी तौर पर एक जनरलाइज करते हैं कि ये कितना वक्त लग जाता है, 3 से 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, क्या अमूमी तौर पर जो होता है? ये डिपेंड करता है कि जो केस टू केस वेरी करता है। अब नहीं चला कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल पे इन्वॉल्व हुई है केस में, प्राइम मिनिस्टर ने भी राब्ता किया है कीनियन अथॉरिटीज से, उन्होंने भी कहा कि जल्द से जल्द इसको इंश्योर किया जाए, फॉरेन ऑफिस भी राब्ते में है। लिहाजा हम ये तो कर सकते हैं कि अभी भी कम अज कम 1 से 1.5 दिन उनकी डेड बॉडी आने में मिनिमम टाइम जो है वो इतना लग सकता है, क्योंकि नहीं चला कि एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर देन ये कि वो कोई नजदीक कहीं डेड बॉडी नहीं पड़ी किसी दूसरे शहर में, नहीं, वो एक बड़े आजम अलग है, एक मुल्क अलग है, उसके प्रोटोकॉल अलग हैं। देन जब वो सारा कुछ क्लियर होगा देन उसने बाय एयर आना है, और उससे भी वो फ्लाइट जो है कोई ये नहीं है कि मतलब 1 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट है, वो एक नेचुरल है कि एक लंबी फ्लाइट है, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर, फिर वो यहाँ पे लाई जाएगी, फिर उसके बाद उनके जो वर्षा है उनके हवाले की जाएगी, फिर जाके उनकी तदफीन या जो आखिरी रस्मात है वो अदा की जाएगी। अनवर, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, वहाँ की पुलिस ने ये एक गलत जो है वो शख्स के कत्ल में, उसके मर्डर में ये मुलव्विस होगी, तो अब इसमें क्या प्रोटोकॉल होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से वहाँ की हुकूमत उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पाकिस्तान की दफ्तर खारजा एम्बेसी वो किस तरह से इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी, वो ऑलरेडी जो सुबह स्टेटमेंट आई थी कीनिया प्रेस के मुताबिक उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया है पुलिस का, जो कि इस सारे वाक़े को ओवरसाइट कर रहा है, और वो उसके मुताबिक अपनी तहकीकात करेगा और अपनी रिपोर्ट जो है वो रिलीज करेगा। अभी इस वाक़े के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये जानबूझ के उनको निशाना बनाया गया या ये इत्तफाकन निशाना बनाया गया, क्योंकि हमें नाइजीरिया के थोड़े से हालात भी सामने रखने होंगे। वहाँ पे बोको हरम
वहाँ पे इस तरह की दीगर ऐसी तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें, वहाँ की पुलिस इतनी सेंसिटिव है जितनी कि मुशर्रफ दौर में पाकिस्तानी पुलिस थी। यहाँ पे भी ऐसे वाकयात होते रहते हैं, नाकों पे रोका जाता है, फायरिंग की जाती है, लोगों की डेथ्स होती है। लिहाजा अभी हम वक्त से पहले नहीं कह सकते कि आया ये प्लान मर्डर था या कि इत्फाकन उनको टारगेट कर दिया गया। मैं यही अनवर यहाँ से यही जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सिर्फ वहाँ कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, यहाँ के कोई जो तहकीकाती कमीशन हो सकता है, कोई टीम हो सकती है वहाँ पर भिजवाई जा सके कि वहाँ उनसे बातचीत हो सके, कोई ऐसा मामला कोई प्रोटोकॉल्स में होता है, वो तरीक़ाकार मैं जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, अभी जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब आज रब्ता किया है कीनिया की इंतजामिया से, तो उन्होंने जल्द अज जल्द तहकीकात और एक आज़ादाना रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा किया है कीनिया की इंतजामिया से। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कीनिया की गवर्नमेंट इस वाले से क्या प्रोटोकॉल्स तय करते हैं। अगर तो पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें पेशकश करती है कि हमारी एजेंसीज कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात में आपकी मदद करना चाहते हैं या हम इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो कीनिया की गवर्नमेंट की रजामंदी देखी जाएगी। अगर कीनिया की जो हुकूमत है उन्होंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो उसको अपने तयशुदा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक, कीनिया के कवानीन के मुताबिक उसकी तहकीकात करेंगे और उसके बाद वो इस रिपोर्ट को रिलीज करेंगे और पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। डिपेंड करता है कि अभी चूंकि आज कॉल हुई है, मेरा ख्याल है आधा घंटे से 45 मिनट हुए होंगे इस कॉल को, लिहाजा भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। बिल्कुल सही है अनवर, आपने बहुत अहम और अंदर की वो बात बताई है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है। बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसला दिया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अरशद शरीफ को याद कर रहे हैं और इस वक्त सहाफ़ी इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अली शेर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। जी अली शेर, सहाफ़ी मौजूद हैं, एहतजाज किया जा रहा है, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 500 सहाफ़ी अब तक जो है वो 2018 से शहीद हो चुके हैं। हम किसका दरवाज़ा खटकाएं? आप बताएं कहीं भी। जी अली शेर, आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कि सहाफ़ियों का एहतजाज नेशनल प्रेस क्लब पर हो रहा है अरशद शरीफ की याद में। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं और इस वक्त देखा जा सकता है कि सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। और यहाँ पे मैं अगर एक बात को, इनकी जो अब तक तकारीर हुई हैं, जो गुफ्तगू हुई है, उसको अगर मैं निचोड़ूँ तो उसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्तरक सामने आती हैं। और वो मुश्तरक ये हैं कि वो कौन था, ये वो कौन था का सवाल बार बार जो है वो यहाँ से उठाया जा रहा है। और वो कौन था कि ये कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ जो है वो कौन था, वो हमारी आन था, वो हमारी शान था, वो हमारा मान था, मीडिया का मान था, पाकिस्तान का मान था। और यहाँ मुतालबा ये किया जा रहा है कि अरशद शरीफ को कौमी हीरो का दर्जा दिया जाए और उनकी जो डेड बॉडी है उसको ऑनरेबल तरीके से जो है वो वतन वापस लाया जाए। और उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह यहाँ पे तकारीर हुई हैं उनमें ये कहा गया है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। यही अल्फाज जो मुख्तलिफ लोगों ने कहे, इनसे जानते हैं, इनसे बात क्या कहेंगे। तारक उस्मानी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मानी साहब क्या कहेंगे आप? मैं अली शेर साहब इस कत्ल की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ और हमारा साथी आज शहीद हुआ, हम सारे के सारे दुखी हैं, बोझल दिल के साथ हैं। सुबह मैंने प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी कि ये जो कत्ल नैरोबी में हुआ है उसकी आला सतह की छानबीन की जाए और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और फैक्ट और फंडिंग कमीशन कायम किया जाए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट एंड फंडिंग कमीशन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे, उसके लिए फंड जारी करे। और दूसरा हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि पर हो रहा है। अली शेर हमें बता रहे थे सहाफ़ियों के जज्बात से मुतालिक, अवाम क्या कहते हैं। अब जो शहादत हुई है अरशद शरीफ की उस पर वो आपको दिखाते हैं। हमारा भाई था
हमें जितना दुख है उसको हम अल्फाज में बयान करना मुश्किल। बिल्कुल भाई, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप अरशद शरीफ साहब का जब भी जनाजा हो और हम करीब जल्द हो वो पाकिस्तान आए और अपने शहीद को ट्रिब्यूट पेश करें। दुख हुआ कि अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी को और सच बोलने वाले को केन्या में जो उनके साथ हादसा पेश आया, इससे पूरी कौम, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुख में मुब्तला है। सबसे पहले तो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ साहब से जितना हमारी दोस्ती थी या उनके साथ हमारा अपना बैठना था, he was really a true journalist। दुख और तकलीफ की इस इंतहाई नाजुक घड़ी में कुछ भी कहने के काबिल मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दुख है, जज्बात हैं बहुत ज़्यादा और अल्फाज साथ छोड़ गए हैं। आज उनका जो शहीद हो जाना, हमारी पूरी कौम जो है वो दर्द ओलम के साथ और रंजो गम के में मुब्तला है, समेत हमारे जो आज एक बहुत बड़ा एक वाक़या पेश आया। मैं समझता हूँ ये पूरी सहाफ़ी बरादरी के लिए एक बहुत अलमनाक ख़बर है। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और हम जो सहाफ़ी बरादरी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। अरशद शरीफ की मौत का जो एक अलमनाक वाक़या हुआ है, इसने तमाम जो है सहाफ़ी बरादरी को हिला के रख दिया है। इतना दुख हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, पूरे मीडिया पे आप देखेंगे आपको नज़र आएगा। तो ये रद्द अमल आप अरशद शरीफ साहब के हवाले से देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे इमरान खान साहब के। एक तो इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल फ़ैसला भी जारी कर दिया, दूसरा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी इस केस के हवाले से जो कहा गया है। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो तफसीली फ़ैसला आया है उसमें दो चीज़ें, एक तो करप्ट प्रैक्टिसेस का है जो सेशन कोर्ट के हवाले से, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ उस सीट के हवाले से है जो अभी जीती हैं और जो आने वाले इलेक्शन हैं अभी चंद दिन के बाद, उस पर कोई असर नहीं। इमरान खान साहब वहाँ लड़ सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का फैसला यही था जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया। देखिए, इस हद तक तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक गैर कानूनी तौर पर फैसला दिया है, ये फैसले में उन्होंने जो इनकी NA 95 है गालिबन मियां वाली, उस सीट पे इनको डिसीट किया है, उस सीट पे इनको कहा है कि जी आपका इलेक्शन खत्म किया उन्होंने, और बाकी वो जो उसके बाद 6 सीट पे जीते हैं, ये मेरा पहले दिन से पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके अलावा अगर किसी आने वाले इलेक्शंस में वो इलेक्शन लड़ना चाहें तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं, ना अहली उनकी किसी किस्म की फ्यूचर के लिए नहीं है, और ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना अहल करार दे सकता है किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को। और नंबर 2, जो शुरू में पहले दिन लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की थी कि वो 5 साल के लिए नाअहल हैं, वो कतन गलत है, बेबुनियाद है। वो किसी भी तरीके से कानूनी तौर पे उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब की जो नाअहली या जो उनको डिसीट किया है, वो सिर्फ इस इलेक्शन से, जिससे वो ऑलरेडी रिजाइन दे चुके थे, वो तो रिजाइन दे चुके थे। स्पीकर साहब ये कानूनी तौर पे रेफरेंस भेज ही नहीं सकते थे कि वो सिर्फ एक ऐसे मेंबर का भेज सकते हैं, सिटिंग मेंबर का, लेकिन मेंबर तो राजा साहब, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? अब वैसे तो कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन वो उसकी कानूनी हैसियत क्या है कि जो एक बंदा रिज़ाइन कर चुका है उसके खिलाफ फैसला, और वो भी उसकी नाअहली साल या सवा साल जितना भी टेन्योर रहता है वो किया गया, वो ठीक था? कतहन नहीं ठीक था, बिल्कुल गलत था। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के जो कानून जो है इलेक्शन एक्ट 2017, वो अंडर सेक्शन 137 में वो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि 31 दिसंबर तक जो गोशवारे या स्टेटमेंट्स दाखिल होती हैं, उसमें अगर किसी किस्म की कोई जो ऐसी चीज है जो दुरुस्त नहीं है या फॉल्स इंफॉर्मेशन है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो वो 120 दिन तक इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो उसको उस पे एक्शन ले सकती है। मोमेंट 120 डेज क्रॉस हो जाएं, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ना लिया हो, तो फिर किसी भी तरीके से कोई चीज मुमकिन तौर पे पॉसिबल नहीं कि उस पे इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। बुनियादी तौर पे यही वो गलती है कि जिस पे आगे बढ़ने से पहले ही ये केस हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया, बड़ा एक अहम पॉइंट है। आप देखते हैं कि इसको अब इस्लामाबाद हाई से
के इस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसको देखते हैं। शुक्रिया अदा करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब आपका, और आगे बढ़ेंगे। एक और मामला जो इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है, कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच, और इस मैच के आखिरी ओवर पर बड़े कुछ अजीब व गरीब किस्म के मामला जिस पर सवाल उठाए जाते रहे, उनमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने भी बहुत ज़्यादा बात की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथी रिपोर्टर एजाज़ वसीम बाकरी, उनसे बात करेंगे। एजाज़, कल मैच बड़ा ज़बरदस्त था, दोनों टीमों ने बड़ा फाइट किया, लेकिन जो आखिरी ओवर था, नो बॉल छक्का, फिर बोल्ड होने के बाद रन, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उस बॉल को नो बॉल और नो कह रहे हैं, नो बॉल भी कहा जा रहा है और नो भी कहा जा रहा है। तो क्या इसमें बस मैच ख़त्म हो गया, बातचीत ख़त्म हो गई और बस मामलात, या आपको लगता है कि कुछ आगे पीछे कुछ चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से तो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि टीम पर्थ पहुंच चुकी है। मैं भी मेलबर्न से पर्थ पहुंच चुका हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर 2 मैचेस खेलने हैं, और ये पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के या प्लेयर्स के, मैं करीबी जराए से ये आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, कि प्लेयर्स की तरफ से, कप्तान बाबर आजम की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से, वो जो ट्विटर या फेसबुक के ऊपर विराट कोहली के छक्के की शॉट चल रही है, जहां पर उनका पिछला पांव क्रीज के थोड़ा सा बाहर दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने और प्लेयर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो नो बॉल की कॉल सोशल मीडिया के ऊपर फैंस की तरफ से चलाई जा रही है, ये कॉल बिल्कुल गलत है। ये जेन्युइन जो है वेस्ट से हाई नो बॉल था। जो क्रिकेट फैंस की तरफ से या साबिक क्रिकेटर्स दावा कर रहे हैं कि वो क्रीज से आगे खड़े हुए थे और क्रीज छोड़ के खेल रहे थे, इसलिए लो हाइट फुल टॉस है, वो नो बॉल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी टीम इंतजामिया, टीम प्लेयर्स की तरफ से, स्पेशली कप्तान बाबर आजम की तरफ से ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये नो बॉल जेन्युइन था। इसकी एक वजह ये हो सकती है क्योंकि टाइमली शायद हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, टाइमली हमने एहतजाज नहीं किया, हमने जो है वो बाबर बोल रहे हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं अंपायर के साथ, गुस्से के साथ इशारा भी कर रहे हैं, उसके हवाले से टीम इंतजामिया ये समझती है कि बाबर आजम जो है वो अंपायर को ये कह रहे हैं कि जी आपने लेट नो बॉल दिया है। लेकिन अब जहां पर्थ पहुंचने के बाद मैं आपको बड़े वसूख से ये कह रहा हूं कि टीम इंतजामिया, प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ इंक्लूडिंग कप्तान, उन्होंने इस नो बॉल को जेन्युइन तस्लीम कर लिया कि ये जेन्युइन नो बॉल है। अब ये क्यों कह रहे हैं ये वो बेहतर बता सकते हैं। जहां तक विकेटों के गेंद लग के उसके बाद 22 के 3 रन दिया अंपायर ने, तो ये आईसीसी रूल्स के अंदर, मैंने कल रात को बॉल के ऊपर ये स्टोरी भी की थी, बीपर भी दिया था, आईसीसी रूल्स में ये वाजे लिखा हुआ है कि जब तक फ्री हिट के ऊपर बॉल वापस कीपर या दूसरे एंड के ऊपर बॉलर तक नहीं पहुंचता, तब तक बॉल एंड नहीं होता, बॉल डेड नहीं होता, तो आप भाग के स्कोर बना सकते हैं। तो जो पहले 3 रन बने थे वो जेन्युइन बने थे, और अब पाकिस्तान टीम इंतजामिया ने भी तस्लीम कर लिया कि जी वो नो बॉल जो था वो जेन्युइन था। अब साबिक क्रिकेटर्स, आप जैसे तज्जिया निगार, वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टीम इंतजामिया ने हाथ खड़े कर रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। इजाज, लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने काबू कर लिया मैच, फिर वो कहाँ 44 से 34 से निकले हैं, फिर वो इतनी लंबी शराकत और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग चल रही थी, वही बॉलिंग वहाँ नज़र नहीं आ रही थी, वही पिच जहाँ हमें स्टार्ट के 4-5 ओवर्स में बॉल नज़र नहीं आ रही थी, उसके बाद वो फुटबॉल कोहली को भी नज़र आ रही थी, हार्दिक पांड्या को भी फुटबॉल की तरह बॉल नज़र आ रही थी। क्या वजह हुई पाकिस्तान की बॉलिंग की? देखिए मुदस्सिर, ये मैच जो इंडिया कल जीता है, ये मैच इंडियन टीम का नहीं था, ये पाकिस्तान का मैच था। बहुत दुख हुआ, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो पाकिस्तानी इस मैच को देखने के लिए आए हुए थे वो कि इंडियंस ज्यादा थे, लेकिन पाकिस्तानी कल मैच हारने के बाद इंडियंस क्योंकि बाहर सेलिब्रेट कर रहे थे, 90,000 के करीब क्राउड था, तो पाकिस्तानियों ने फौरी तौर पर स्टेडियम छोड़ के अपने घरों को जाना ही मुनासिब समझा। बहुत दुख हुआ, एज ए क्रिकेट फैन मुझे भी दुख हुआ, क्योंकि ये वो मैच किसी भी सूरत में इंडियन टीम के हक में नहीं था। वो मैच पाकिस्तानी टीम से गलतियां हुई हैं। जब मोहम्मद नवाज को 3 छक्के लग गए थे, हार्दिक पांड्या ने मार दिए थे और विराट कोहली ने, ये 13वां ओवर था, तो बाबर को ये अंदाजा हो गया था कि ये पार्टनरशिप जो दोनों बिल्ड कर रहे हैं ये आखिर तक जा सकती है। वो वहां पे किसी भी तरह इफ्तिखार को एक ओवर देके अपने फास्ट बॉलर्स के ओवर बचा के रखते और नवाज को आखिरी ओवर शायद ना देते। और आपको मालूम है कि हारिस रऊफ ने जब 19वां ओवर कराया तो उसने 4 गेंद बहुत अच्छे डाले, तेज बॉल डाले, दोनों से नहीं खेले जा रहे थे। उसने कंफ्यूज होके पता नहीं क्या उसके जहन में आया, उस वक्त वो 2 स्लोवर करा गया जिससे पाकिस्तानी टीम को 2 छक्के पड़ गए हैं। और फिर नवाज का आखिरी ओवर था, लेकिन नवाज को हम जिम्मेदार इसलिए करार नहीं दे सकते हैं, उसने पहली गेंद के ऊपर हार्दिक पांड्या को आउट किया, उसने दानिश कार्तिक आया, उसको उसने वापस भेजा,
विराट कोहली की फुल टॉस अंपायर ने दे दी, जो कि टीम मानती है कि ठीक दी है, उसके ऊपर उसने उसको बोल्ड कर दिया। और नवाज की बॉलिंग तो आखिरी ओवर में बहुत अच्छी थी, सिर्फ 16 रन जो हैं वो एक विनिंग शॉट हो, आगे विराट कोहली सेट बैट्समैन खड़े हो, तो नवाज के बहरहाल उस तरह जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी बाकी कप्तान भी 13वें-14वें ओवर पर ही बनती है कि वहाँ पर सेटल की चीज़ें की जाती है। आपसे मैं इत्तफाक करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट्स इस हवाले से लेते रहेंगे। अगले दिन पाकिस्तान के जैसे मैचेस और बाकी मैचेस के हवाले से। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और उसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।